नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग तरह के मर्डर केस के बारे में। एक 29 साल की लड़की का खून हुआ। उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी। उन्हें खूनी का पता भी चल गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाई। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? अगर पुलिस के पास खूनी की सारी इंफॉर्मेशन थी तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब कैसे रही? दरअसल यह कहानी ही कुछ ऐसी है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको भी बहुत शौक लगेगा। यह कहानी है एक ऐसे खूनी की जो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्मों की काफी भयानक सजा मिली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी शुरू करने से पहले स्क्रीन के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर क्लिक कर दें। 11 फरवरी 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। अचानक वहां पर पुलिस को एक काला बैग मिला जो एकदम लावारिस पड़ा हुआ था। बैग को जब पुलिस ने खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक लड़की की लाश थी। उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस के पास कोई खास क्लू नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी कमर पर मोर पंख का एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने पब्लिक नोटिस भी जारी किए ताकि लड़की की फैमिली उनसे कांटेक्ट करे। उस वक्त मीडिया जगत में उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा सनसनी मच गई थी। उस लड़की को उन्होंने नाम दिया द गर्ल विद द पीकॉक टैटू। 13 दिन बाद भी जब लड़की की लाश को आइडेंटिफाई करने कोई नहीं आया, तब पुलिस ने फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही लड़की का अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होना था, उसी दिन एक आदमी पुलिस के सामने आया। उस आदमी ने खुद को लड़की का पिता बताया और फिर पुलिस को इतने दिनों के बाद उस लड़की का नाम पता चल ही गया। वह लड़की थी नीतू सोलंकी। अब पुलिस को एक लीड मिल गई थी। उन्होंने नीतू सोलंकी के बारे में और पता लगाने के लिए उसकी फैमिली और जान पहचान के लोगों से बातचीत करना शुरू की। नीतू की बहन अलका से बातचीत करने पर यह पता चला कि नीतू एक लॉ ग्रेजुएट थी, जिसे कोई भी राह चलता लड़का आसानी से छेड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह तुरंत उल्टा जवाब दे देती थी। वह 2010 तक एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। अचानक 2010 में ही उसने अपनी फैमिली को बताया था कि उसे सिंगापुर से एक जॉब ऑफर आया है और वह वहां जाकर शिफ्ट हो रही है। पुलिस यह जानकर हैरान रह गई। उनके दिमाग में यह सवाल था कि अगर नीतू की जॉब सिंगापुर में लगी थी तो उसकी लाश यहां दिल्ली में कैसे मिली। नीतू की फैमिली भी इस बात को लेकर हैरान थी। हालांकि पुलिस ने नीतू की तस्वीरें अखबार और न्यूज चैनल्स में दी थीं, लेकिन फिर भी नीतू के परिवार को लगा कि अगर वह सिंगापुर में है तो यहां उसका खून कैसे हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने शुरुआत में पुलिस से कांटेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिसकी लाश पुलिस को मिली है वह कोई और नहीं बल्कि नीतू ही है, तब जाकर उन्होंने भारी मन से पुलिस से संपर्क किया। जब पुलिस ने और अच्छे से नीतू का बैकग्राउंड चेक किया, तब उन्हें पता चला कि वह कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। उसने अपनी फैमिली से झूठ कहा था कि वह सिंगापुर शिफ्ट हो गई है, जबकि वह दिल्ली में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसका बॉयफ्रेंड था राजू गहलोत। यही राजू गहलोत अब पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने राजू के ही एक कजिन नवीन शौकीन से कांटेक्ट किया। नवीन पुलिस का कॉल आने पर घबरा गया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजू ने 11 फरवरी 2011 की सुबह नवीन को फोन किया था। उसने कहा था कि उसके हाथों नीतू का खून हो गया है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे नवीन की मदद चाहिए। नवीन ने जब मना कर दिया तो राजू ने खुद ही नीतू की लाश को बैग में भरकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैग फेंक दिया। आखिर कौन था यह राजू गहलोत जिसने इतने भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया? राजू गहलोत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकेशनल स्टडीज में ग्रेजुएशन करने के बाद टूरिज्म में मास्टर्स की डिग्री ली थी और फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया था। अपनी नौकरी की वजह से उसे एयर इंडिया कॉलोनी वसंत विहार में रहने के लिए घर मिल गया था। नीतू और राजू लिव इन रिलेशनशिप में थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि उनका गोत्र एक ही है। इंडिया में कई जगह एक गोत्र वालों को भाई बहन माना जाता। नीतू को लगा कि अगर यह बात उसने अपने माँ बाप को बताई तो वे कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का फैसला लिया। वो दोनों कुछ समय के लिए अपनी अपनी नौकरी छोड़कर
बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्हें 20 जनवरी 2011 को वापस दिल्ली आना पड़ा। अब वह दिल्ली में एक किराए के मकान में रह रहे थे, जिसका किराया 7,000 रुपये था। धीरे धीरे बेरोजगारी और पैसों की तंगी की वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे। राजू के परिवार के पास काफी सारी प्रॉपर्टी थी। नीतू बार बार राजू को फोर्स करती थी कि वह अपने पिता से बात करके प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे, लेकिन राजू उसकी बात को टाल देता था। नीतू एक जिद्दी लड़की थी और राजू भी काफी गुस्सैल इंसान था। उनके बीच मुंह से होने वाली लड़ाई अब हाथापाई में बदल गई थी। नीतू अपने घर वालों को अक्सर स्काइप कॉल करती थी ताकि उन्हें लगे कि वह अब भी सिंगापुर में ही है। उसने अपनी बहन को खून से एक दिन पहले जब स्काइप कॉल किया था तो उसकी बहन ने उसके माथे पर चोट के निशान देखे थे। उसने पूछा भी कि यह चोट का निशान कैसे लगा, लेकिन नीतू ने बोल दिया कि वह सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। इसके बाद कभी उसकी बहन को भी उसका कॉल नहीं आया। आई तो सिर्फ नीतू की मौत की खबर। बाद में पुलिस को पता चला कि नीतू ने 11 फरवरी की सुबह राजू की बहन को कॉल किया था। वह उसे राजू के परिवार का एक फ्लैट बेचने के लिए कह रही थी। राजू की बहन ने जब मना किया तो नीतू ने उससे भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। राजू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी वक्त हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके हाथों नीतू की मौत हो गई। राजू ने नीतू की बॉडी को बैग में डाला। पहले उसका यह प्लान था कि बैग को रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर ट्रेन से कहीं दूर निकल जाएगा या फिर रास्ते में ही किसी सुनसान जगह पर ट्रेन से बैग को धक्का दे देगा। वह एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रेलवे स्टेशन तक आया, लेकिन स्टेशन पर बैग स्कैन करने वाली मशीन को देखकर थोड़ा घबरा गया। अगर बैग स्कैन हो जाता तो पता चलता कि उसके अंदर लाश है। इसी वजह से राजू ने बैग वहीं स्टेशन पर ही एक सुनसान जगह पर रख दिया और किसी से फोन पर बात करने का नाटक करते हुए धीरे धीरे बैग से दूर होकर वहां से चला गया। बाद में पुलिस और मीडिया को वह बैग मिला। कातिल राजू गहलोत है, यह तो पता चल गया था, लेकिन वह कहां है, यह अब भी एक सवाल था। इंक्वायरी जब आगे बढ़ी तो पता चला कि राजू जिस किराए के फ्लैट में नीतू के साथ रहता था, वहां उसने महीना पूरा होने से पहले ही किराया दे दिया था ताकि मकान मालिक नीतू के बारे में कोई पूछताछ न करे। उसने मकान मालिक से कहा था कि वह विदेश जा रहा है। यह आखिरी बार था जब राजू गहलोत को उस एरिया में देखा गया था। उसके बाद इंस्पेक्टर रितेश कुमार और उनकी टीम ने राजू का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ नहीं लगा। बीच में उसके गोवा में होने की लीड मिली थी, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच की टीम वहां 1.5-2 महीने के लिए डेरा डाल ली, लेकिन फिर भी राजू हाथ नहीं लगा। राजू के परिवार वाले भी पुलिस के टच में थे। उनके पास एक लेटर आया जिसका पता पुलिस को चला। लेटर में से एक सिम कार्ड मिला और उसमें राजू ने अपने भाई को लिखा था कि इस सिम को लगाकर उससे बात करें। यह सिम मुंबई के परेल एड्रेस पर लिया गया था। पुलिस वाले अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि राजू उन्हें मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने वहां छापा मारा। लेकिन पता चला कि स्टेशन के बाहर सिम बेचने वाले के नाम पर इस सिम को लिया गया था। राजू ने उन्हें एक बार फिर से चकमा दे दिया था। एक बार तो पुलिस की टीम राजू को खोजते हुए नेपाल तक चली गई थी, लेकिन वहां भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। राजू ने इस बीच लगभग 15 मोबाइल्स और 15 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल इतनी चालाकी से किया कि पुलिस भी उसकी लोकेशन को समझने में काफी कंफ्यूज हो गई। राजू गहलोत न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका था, बल्कि उसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखवाया गया था ताकि जनता से उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। लेकिन राजू फिर भी नहीं मिला। राजू और पुलिस वालों के बीच यह चूहे बिल्ली का खेल कुछ दिनों तक और चला, लेकिन उसके बाद पुलिस का हौसला कमजोर पड़ने लगा। अब उन्हें धीरे धीरे इस बात का यकीन होने लगा था कि राजू ने अपनी चालाकियों की वजह से उन्हें हमेशा के लिए चकमा दे दिया है। लेकिन क्या राजू वाकई बचा रह पाया? वक्त निकलता गया। नीतू सोलंकी मर्डर केस को अब 8 साल बीत चुके थे। इस केस पर सबसे ज्यादा वक्त बिता चुके इंस्पेक्टर रितेश कुमार को अचानक 25 जून 2019 को एक कॉल आया। कॉल के दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहा कि जिस शख्स की उन्हें तलाश है वह गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। रितेश कुमार समझ चुके थे कि जिस शख्स की यहां बात हो रही है वह और कोई नहीं बल्कि राजू ही है। पुलिस फटाफट गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि राजू गहलोत हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। वहां पहुंचकर
पुलिस को सिर्फ यही बात नहीं पता चली, ऐसी और भी कई बातें थीं जो सामने आने पर उनके होश उड़ गए। राजू गहलोत काफी वक्त से रोहन दहिया नाम से गुड़गांव की एक बड़ी इंफोटेक कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहां तक कि 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट्स भी नकली बनवाए थे। जब राजू उर्फ रोहन दहिया के कलीग से पुलिस ने पूछताछ की तो उसकी सच्चाई जानकर वे सारे लोग एकदम शॉक्ड रह गए। कंपनी में काम करने वाले लोगों के हिसाब से रोहन दहिया एक बहुत ही गंभीर और मेहनत करने वाला इंसान था। कंपनी में काम करने के दौरान उसकी सैलरी भी बढ़ी और साथ ही उसका प्रमोशन भी हुआ। गुड़गांव में काम करते वक्त वह जिस घर में पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा था, वहां भी किसी को उस पर किसी तरह का शक नहीं था। वह बस बाकी लोगों की तरह काम पर जाता और कभी-कभी दोस्तों के साथ अपने रूम पर पार्टी करता। कंपनी में काम कर रहे बाकी 500 लोगों की तरह रोहन दहिया भी एक साधारण एम्प्लॉय था, जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। वह कंपनी में सबसे तमीज से बात करता और उसकी बातें भी ज्यादातर काम से ही रिलेटेड होती थीं। कंपनी में अपने अच्छे कंडक्ट की वजह से वह जल्द ही 8 लोगों की टीम को लीड भी करने लगा था। राजू को रोहन दहिया के नाम से जानने वाले कंपनी के लोगों को उसकी एक आदत बहुत अजीब लगती थी। वह कभी भी स्मार्टफोन नहीं लेता था। 2019 में जब हर किसी के पास स्मार्टफोन था, तब भी वह कीपैड वाले फोन से ही काम चला रहा था। अगर कोई उससे उसके कीपैड वाले फोन के बारे में पूछता तो उसे यही जवाब मिलता कि वह कीपैड वाले फोन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। राजू गहलोत ने बीते 8 सालों में अपने परिवार से भी पुलिस के प्रेशर की वजह से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखा था। इसी वजह से उसके कलीग्स को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अचानक ही राजू को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई, जिसका असर उसकी दोनों किडनियों पर भी हुआ। इस स्थिति में उसके कलीग्स ने कंपनी की ही एक इंश्योरेंस स्कीम के तहत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। राजू डॉक्टर्स को भी अपना पूरा नाम बताने से काफी ज्यादा झिझक रहा था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका अंत नजदीक है, उसने अपनी सारी सच्चाई डॉक्टर्स को बता दी और अपने परिवार वालों से कांटेक्ट किया। 8 साल बाद राजू गहलोत के परिवार वालों को उसके बारे में पता चला, वह भी तब जब वह हॉस्पिटल के बेड पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। राजू का परिवार पुलिस वालों के सामने ही उसकी डेड बॉडी को लेकर गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस केस की सबसे खास बात यह रही कि राजू कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी मौत तक पुलिस से बचता रहा। वह एक बहुत चालाक इंसान था जिसे जाली डॉक्यूमेंट बनवाने के बारे में पूरी जानकारी थी। इन 8 सालों में ना जाने उसने कितनी बार अपने नाम बदले होंगे और कहां-कहां रहा होगा। दिल्ली पुलिस उसे दुनिया भर में ढूंढ रही थी, लेकिन वह उनसे बस 1 किलोमीटर दूर गुड़गांव में बैठा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। पुलिस के अनुसार राजू गहलोत के बार-बार बचने में सबसे बड़ा हाथ जाली डॉक्यूमेंट्स का भी था। पुलिस ने कहा कि देश में जाली डॉक्यूमेंट बनवाना और उन्हें यूज करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने वालों के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, जिससे पुलिस जल्दी से मुजरिम तक पहुंच सके और वह उन्हें बार बार चकमा ना दे पाए। क्या आपको लगता है कि जिस राजू गहलोत को पुलिस सजा नहीं दे सकी, उसे कुदरत ने सजा दे दी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।